हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कैसे मगध लोगों ने अपनी जीवन को व्यापन किया, कैसे लाइफ को स्टार्ट किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मगध मगध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मगध साम्राज्य के बारे में क्या है, कैसे, कहाँ पे आया है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक और जहाँ धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ था, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिससे लोगों में स्थायित्व की भावना आई। छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय पहुँचते पहुँचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो रहा था, तो ऐसे जनपदों का जन्म हो चुका था। ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए महाजनपद को क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत राज्य में प्रशासनिक इकाइयों कहते थे। अब इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन हमारा जो बौद्ध ग्रंथ की एक अंगुत्तर है उसमें मिलता है, तथा भगवती सूत्र से भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया था। अब यहाँ पर जो भगवती सूत्र है वो हमारी जो है जैन ग्रंथ की एक बुक है, उसकी हमारे उसमें भी जो उल्लेख है हमारा मगध राज्य के किया गया है। ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो ये यहाँ पे जो दिख रहा है हमारा, ये हमारा मगध राज्य है। ठीक है। ये हमारा मगध राज्य है जो आधुनिक पटना में है। और ये जो है अभी गया जिले में है। कायम है, आधुनिक पटना में कायम है, गया जिले में है। ठीक है। और शाहाबाद का कुछ भाग सम्मिलित था। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थवेद में ही मिलता है। ठीक है। और ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। और इसमें एक कीकट कीकट नाम की जो जाति है वो यहाँ पे ऐसे मिलती थी। ठीक है। इसके बाद हम ये यहाँ पे जो है ये मगध है सबसे शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि यहाँ से जो है दो नदियाँ जाती थी ऐसा करके। ठीक है। तो यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ हुआ करती थी। वो ये अवंती है, उज्जैन, ये भी सबसे अच्छा राज्य था। ठीक है। सब एरिया में सबसे बड़ा राज्य था अवंती। ठीक है। अब धीरे धीरे हम पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं, आप देखते जाइए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया है, जिनमें दो प्रकार राज्य थे। देखिए, राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, गणतंत्र। अब ये अंगुत्तर निकाय के जो उल्लेख था उनमें दो प्रकार राज्य होता है। पहला राजतंत्र हो गया, दूसरा गणतंत्र हो गया। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण संघ द्वारा होता है। इस प्रकार के राज्य वजी व मल्ल थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका जो गठन है 500 ईसा पूर्व में 500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप सबसे याद रखेंगे। ठीक है। लिच्छवी जी थी हमारी, ये यहाँ पे थी लिच्छवी। ठीक है। लिच्छवी हमारे याद रखेंगे। जो हमारे 16 जो जनपद थे उसके हमारा याद रखेंगे कौन कहाँ पे था। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी राजधानी थी। अंग, ठीक है, अंग था, उसकी राजधानी चंपा थी। मगध था, गिरिराज थी, काशी, कौशल, पंचल, कुरु, वज्जी, मत्स्य, वत्स, सुरसेन, चेदी, अस्मक, और कौन सा था, अवंती, गंधार और कम्बोज। ये हमारे सब महाजनपद थे। ठीक है। इनके बारे में थोड़ा हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, मगध की सबसे प्राचीन राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। ठीक है। कौन सी थी हमारी, गिरिव्रज राजगृह थी। ठीक है। जो हमारा राजधानी थी हमारे यहीं पे जो है, ये जो है यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे हमारी जो राजधानी है। ठीक है। सबसे पुरानी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, मगध साम्राज्य की स्थापना विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा। इसके बारे में देखिए, ये हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं इसके। आप देखोगे अगर थोड़ा सा और आगे में हमें और पूरा वीडियो देखना है, कैसे क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ पे क्या है, कौन क्या चीज़ नहीं है। ठीक है। और इसका साम्राज्य स्थापना विस्तार कैसे हुआ देखिए आप।
ये देखिए यहाँ पे ये मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत और पुराणों में मिलती है ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमतिया गिरिव्रज की स्थापना वसु ने की थी, ठीक है। वसुमतिया गिरिव्रज की ये जो राजधानी है वसु ने ये की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है। ये वृहद्रथ लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेदरथ नहीं, यहाँ पे वृहद्रथ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको वृहद्रथ कर लेना, ठीक है। वृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। यहाँ पे देखिए, अंत तो गत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। और रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। कौन था? रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक। और रिपुंजय के बारे में हम देखते हैं क्या है रिपुंजय के बारे में फ्रेंड। रिपुंजय एक कमजोर और अयोग्य राजा था। उसके मंत्री पुलक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। यहाँ पर कवर हो गया है, यहाँ पे आप देखते जाइए। और आगे कैसे हमारा मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में कैसे कौन कौन से लोग आए, कौन कौन से वंश आए, उसमें किस किस ने कौन से संस्थापक थे, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ जाना, थोड़ा ध्यान से रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य है, अब मगध साम्राज्य में मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश आए? सबसे पहले जो वंश था हमारा था हर्यक वंश था। कौन सा था हमारा? हर्यक वंश था, ठीक है। इसकी जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। कौन से इसके? बिंबिसार थे, ठीक है। नेक्स्ट था नागवंश आया था। इसकी जो संस्थापक थे शिशुनाग थे। थर्ड था हमारा नंदवंश था, इसके महापद्म नंद, इसके जो संस्थापक महापद्म नंद थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको बताया था कि कौन कौन सी राजधानी यहाँ पे जो बता रहे थे, ये आपको चार्ट दिया है। महाजनपद जो है उनकी 16 जो राजधानी है, हमारे पहले जैसे अभी 28-29 जो भी राज्य हैं उसमें से अभी 16 महाजनपद की बात करें, उसमें राजधानियाँ ये देखिए पहला अंग है, चंपा प्राचीन नाम मालिनी वगैरह थी। मगध की राजधानी गिरिवर की जगह थी। काशी की वाराणसी थी। 5 साल देख लिए। ऐसे कुरु की इंद्रप्रस्थ थी जो अभी है दक्षिण हरियाणा में, ठीक है। देवरिया गोरखपुर में, ठीक है। वजी की है विद्रोह या मिथिलता थी। मत्स्य ये हमारे विराटनगर जयपुर में। वत्स कौशाम्बी है इलाहाबाद आंध्र में। सुरसेन मथुरा। चेदी चेदी सोतिवती। अश्मक पोतन या पोटली। अवंती उत्तरी अवंती उज्जैन में ये वाली भी। और दक्षिणी अवंती महिष्मती थी, ठीक है। गांधा तक्षशिला कम्बोज हाटक कश्मीर के अंदर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट पर। और हर्यक वंश से और पीत हंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा है कि ये वाला पूरा वंश है, इसमें बेटे ने अपने पिता की हत्या की है, इसके कारण इसे प्रीत हंता वंश इसको कहते हैं हम, ठीक है। ये जो है हमारा 540 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक ये था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में एक हर्यक वंश की स्थापना हुई और इस वंश का संस्थापक बिम्बिसार था, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मगध का शासक बिम्बिसार बुद्ध का समकालिक था, ठीक है। और बुद्ध का सब पूरा क्या था, उसका समकालिक था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब बिम्बिसार के बारे में देखते हैं। ये 544 से जो है 544 जैन साहित्य में स्वर्णिक कहा गया है ऐसे, ठीक है। बिम्बिसार मगध के आरंभिक हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, ठीक है। बिम्बिसार ने अंग देश पर अधिकार कर इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिम्बिसार ने 3 विवाह किए थे, ठीक है। पहली पत्नी थी कौशल राज की पुत्री। एक थी प्रसेनजीत की बहन माँ कौशल थी। प्रसेनजीत की बहन कौन सी? प्रसेनजीत आएगा यहाँ पर थोड़ा, है ना। यहाँ प्रसेनजीत जी थे, यहाँ प्रसेनजीत जो है ना यहाँ पे आएगा, माँ कौशल थी, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे विवाह किया तो कौशल के साथ उसकी जो शत्रुता वो समाप्त हो गई, ठीक है। यह वाला अच्छा पॉइंट था, ठीक है। अब उसकी जो दूसरी पत्नी थी, मैं बता रहा हूँ इसकी,
इसकी जो दूसरी पत्नी थी वो वैशाली थी, लिच्छवी राजकुमारी जो चेलना से थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। और तीसरी रानी पंजाब के मध्य कुल के प्रधान की पुत्री क्षमती। ये अजातशत्रु है। अब देखो यहाँ पे देखिए, अजातशत्रु ये किसका बेटा था? अजातशत्रु इसकी दूसरी पत्नी थी, जो वैशाली की जो लिच्छवी राजकुमारी थी चेलना थी, उसका पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है। तीसरी रानी पंजाब के मध्य कुल के प्रधान की पुत्री क्षमती। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या का शासन पर अधिकार कर लिया था, इसलिए प्रीतहंता कहते थे। ठीक है। इसने क्या करा था, अपने बिंबिसार पिता को इसने मार दिया था। ठीक है, बहुत गलत काम किया था इसने, लेकिन देखिए फिर भी हिस्ट्री है, क्या करें। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या की। इसी अजातशत्रु था, इसके पुत्र इसने भी इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है। और ये बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की थी। इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। ठीक है, इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। ठीक है। अब इसने क्या था, राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। अब इसके शासन के नाम क्या था, राजगृह की जो सप्तरणी, इसमें सप्तरणी गुफा थी, जो सप्तरणी, ठीक है, सप्तरणी गुफा, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, और इसकी हत्या वो पुत्र ने की थी, इसको पता है। ठीक है, और संपूर्ण शासनकाल में इसने विस्तार की आक्रमण नीति को अपनाया था। ठीक है, और इसमें क्या था, जो लिच्छवी थे उन्हें फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचाया था। अंत उन पर आक्रमण करा, उन्हें परास्त कर दिया था, जब उनको नष्ट करा। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध तंत्र की इस्तेमाल किया था। किसने? अजातशत्रु ने। पत्थर फेंकते थे ऐसा करके, उसका इस्तेमाल किया था। ये चीज़ है। ठीक है। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदी अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी और वत्सों को हराया था, और वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। ठीक है, ये वाली चीज़ें पूरा पॉइंट है। ठीक है, बौद्ध जन शासक था। नेक्स्ट पॉइंट उदयन। और ये उदयन था, वो किसका था? वो हमारा अजातशत्रु का पुत्र था। किसका था ये उदयन? अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, अजातशत्रु का। ठीक है, अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदयन मगध के शासन में बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, मगध का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटानागपुर पहाड़ी तक फैला हुआ था। इसके पश्चात जनता ने शिशु नामक एक युगराज बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। अब इसके बाद क्या आया? शिशु नामक वंश आ गया। शिशुनाग वंश था 412 से 344 ईस्वी था, और ये 460 से 444 ईसा पूर्व था। ठीक है, सब ईसा पूर्व दोनों सब ना। नेक्स्ट पॉइंट, शिशुनाग वंश के बारे में बांट रहे हैं। ये शिशुनाग वंश था, 412 से 344 ईसा पूर्व था। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इसका सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थापित की थी। ठीक है, किसने? शिशुनाग ने। ठीक है, नीचे देखते हैं हम। इसके बाद कालाशोक शासक आया था, उसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, अब ये कब रहा था? ये 354 से ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व रहा था। ठीक है, अब इसके जो अंतिम शासक थे महानंदी और नंदीवर्धन था। ठीक है, इसके अंतिम शासक देखो, इस वंश का अंतिम शासक महानंद और नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदिन था। ठीक है, नंदीन नहीं है। ठीक है, ठीक है। शिशुनाग के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ और मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। ठीक है, नंद वंश, इस वंश की संस्थापक थे महानंदिन था। कौन थे? महानंदिन था। अब ये 344 से 322 ईसा पूर्व थे। नंद वंश की स्थापना
नंद वंश की स्थापना की थी किसने? महानंदी ने। परंतु एक क्या हुआ था, क्या एक शूद्र था, उस शूद्र के दासी पुत्र ने महापद्म नंदी ने इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, देखिए पॉइंट। इस वंश का संस्थापक महानंदन था, परंतु एक शूद्र दासी पुत्र महानंद ने इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये देखिए नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे, इसी कारण उन्हें नानंद कहा गया था। ठीक है, फर्स्ट था उग्रसेन था। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट उग्रसेन था। ठीक है, जो 9 राजा थे महानंद बोलते हैं। सेकंड था पांडुक था। थर्ड था हमारा पांडुगति था। चौथा था भूतपाल था। पांचवा कौन था? राष्ट्रपाल था। छठा था हमारा गोविसड़क। सातवां था सदस्यदक। आठवां था हमारा केवर्त और नौवां था धनानंद था। ठीक है, और धनानंद के बारे में दिया गया सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये महाबोधि वंश उनके नाम इस पर हम जो थे वो बता दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट्स और पढ़ते हैं। ये देखो 9 राजा हुए थे। महापद्म नंद के बारे में देखिए। महापद्म नंद ने स्वयं को एक राट कहा था। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहाँ एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्बा अभिलेख में किया था। ठीक है, अब इसमें इसके अभिलेख से पता चलता है कि जो है महापद्म नंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। ठीक है, इसके अभिलेख से क्या पता चला था कि महापद्म नाथ कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। कौन थे? व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। ठीक है, इसके जो है पाणिनि जो है इसके मित्र थे। ठीक है, और ये उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में से सर्व क्षत्रांतक की उपाधि दी गई थी। किसकी गई थी? सर्व क्षत्रांतक की। ठीक है, सर्व क्षत्रांतक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब धनानंद के बारे में, ये सबसे आखिरी था धनानंद। महाधनानंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब इसका जो धनानंद का जो है हमारा जो है कैसे इसका पस्त हुआ। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखों में से अग्रमीज कहा गया है। क्या कहा गया? अग्रमीज कहा गया है। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर पश्चिमोत्तर में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह नंदवंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता का असंतुष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना। इस शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और मौर्य वंश का जो है चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। मौर्य वंश से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। इसको सबसे पहले आप जो है सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आप और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब लाइक कीजिए नर्मदा एकेडमी को, तभी आपको आगे वीडियो मिलते जाएंगे। और इसमें एक और चीज़ है, कुछ महत्वपूर्ण बुंदे थे। इसमें सबसे पहले बुंदे थे कि लोगों ने क्या है कि मगध लोगों ने क्या करा था कि पहला राज्य था, इन्होंने अपने पड़ोसी विरुद्ध हाथियों का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया था। और यूनानी सूत्रों से ज्ञात हुआ कि जो नंदों की सेना थी 6000 हाथी थी। कितने थे? 6000 थी नंदों की सेना। ठीक है, नंद वंश में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये जो है चावल का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा पैदा करते थे। ठीक है, पाटलिपुत्र गंगा सड़क जो नदी संगम पर स्थित थी, ये चीज़ भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गए। और आगे भी जो है हम देखते जाएंगे। और आगे हम मौर्य वंश के अलावा जो भी है गुप्त वंश मौर्य वंश के अलावा हम पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।